हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक बूस्टर बाय अफसर सर। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बिहार बोर्ड में पूछे गए वर्ष 2015 के क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। वर्तमान परीक्षा में बेहतर अंक लाने के लिए पिछले 5 से 7 वर्षों के प्रश्नों का उत्तर सही ढंग से तैयार कर लें। आपके इसी प्रयास को उत्कृष्ट बनाने के लिए मैं अफसर सर आपके सामने वर्ष 2015 का प्रश्न का सटीक उत्तर लेकर आया हूं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहीं भी इसमें कमी होने पर आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मैं इसे बेहतर से बेहतर ढंग से सही करने का प्रयास करूँगा। स्टूडेंट, इस अभ्यास का पहला क्वेश्चन है, स्नेल का नियम क्या है। तो आपको बता दें, स्नेल का नियम प्रकाश के अपवर्तन के नियम में दूसरा नियम जो है कि किसी विशेष वर्ण के लिए किन्हीं दो माध्यमों में आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है, यानी कांस्टेंट होता है। साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू नियतांक यानी कांस्टेंट। इसी को स्नेल का नियम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो स्टूडेंट, एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। उससे अगला क्वेश्चन है, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। स्टूडेंट, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि उत्तल लेंस में जो प्रकाश का किरण जो समांतर आती हुई प्रकाश किरणों को वो एक बिंदु पर अभिसारित करती है, इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत हीटर में विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत हीटर में विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो केवल उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और इसी तरह अवतल लेंस में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 6 है कि अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखें। तो अवतल दर्पण का तो वैसे कई उपयोग होता है, तो इसमें से सिर्फ आपको दो उपयोग लिखने के लिए कहा गया है। तो अवतल दर्पण का दो उपयोग है। पहला उपयोग है हजामती दर्पण के रूप में, क्योंकि अवतल दर्पण के नज़दीक में अगर कोई वस्तु रखा जाए तो वो उस वस्तु का प्रतिबिंब जो है बहुत बड़ा और सीधा बनाता है। जैसे ये अवतल दर्पण है, अगर इसके सामने अगर कोई वस्तु रखा जाए, नज़दीक में वस्तु रखा जाए, तो ये इस वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो बहुत ही बड़ा और सीधा और काल्पनिक बनाता है। तो खैर हमको काल्पनिक से यहाँ मतलब नहीं है, लेकिन क्या है, ये सीधा और बड़ा बनाता है, जिसके वजह से हजामती दर्पण में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा इसमें है उपयोग है कि सोलर भट्ठी में इसका उपयोग किया जाता है। तो सोलर भट्ठी में कैसे उपयोग किया जाता है कि सोलर भट्ठी में क्या होता है कि सूर्य से आती हुई समांतर प्रकाश किरण को वो एक बिंदु पर अभिसारित कर देती है, जिसके वजह से सूर्य की प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर, कई प्रकाश किरणें एक बिंदु पर आकर के वो अभिसारित होती हैं और एक बिंदु पर वो अभिसारित होने के कारण वो बहुत अधिक जो है ऊष्मा की उत्पत्ति करता है। इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग सोलर भट्ठी के रूप में किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोधों का समूहीकरण क्या है। तो स्टूडेंट, आपको पता है समूह का मतलब होता है कई चीज़ों को या कई लोग एक जगह इकट्ठा होना या कई जो चीज़ों को एक जगह करना, वो समूह कहलाता है। तो यहाँ पर प्रतिरोधक क्या है, जैसे बल्ब, पंखा, ये सब प्रतिरोधक है जो धारा का विरोध करता है और उसके धारा के विरोध का ही उपयोग हम लोग करते हैं, इसीलिए उसको प्रतिरोधक कहा जाता है।
अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि प्रतिरोधों का समूहीकरण क्या है और विद्युत परिपथ के साथ वर्णन करें। तो प्रतिरोधों का समूहीकरण है दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को एक दूसरे से कई विधियों के द्वारा जोड़ने पर, है ना, जोड़ना है, प्रतिरोधों का समूहीकरण कहलाता है। तो अब रहा कि इसको जो है जोड़ने के लिए जो है किन किन विधियों से जोड़ा जाता है। तो इसको दो विधियों से जोड़ा जाता है। तो एक होता है श्रेणी क्रम समूहीकरण और दूसरा होता है समांतर क्रम समूहीकरण। श्रेणी क्रम समूहीकरण में क्या होता है कि एक ही तार में एक साथ कई बल्ब लगाया जाता है। पहले एक बल्ब को लगाया जाता है, एक बल्ब के स्टोर के साथ एक तार जोड़ा जाता है, उस बल्ब के दूसरे स्टोर से फिर दूसरे बल्ब के पहले स्टोर के साथ जोड़ा जाता है, फिर उस बल्ब के दूसरे स्टोर से दूसरे बल्ब के पहले स्टोर। इस तरह से एक ही तार में कई बल्ब लगाए जाते हैं, जिसको श्रेणी क्रम कहा जाता है। उसी तरह से दूसरा है समूहीकरण, जैसे समांतर क्रम समूहीकरण। समांतर क्रम समूहीकरण जो हमारे घर में उपयोग होता है, जैसे हमारे घर में बल्ब, पंखा, अलग अलग बल्ब को अलग अलग जो है तार के साथ जोड़ा जाता है, इसको समांतर क्रम समूहन कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में सचित्र अंतर बताएं। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस में सचित्र अंतर जो है आप बता सकते हैं कि उत्तल लेंस का जो किनारा होता है वो पतला होता है और बीच वाला भाग जो है वो मोटा होता है। उत्तल लेंस का किनारा वाला भाग पतला और बीच वाला भाग मोटा होता है, जबकि अवतल लेंस का जो है किनारा मोटा होता है और बीच वाला भाग इसका पतला होता है ना। और उसके बाद उत्तल लेंस में क्या है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब वास्तविक भी होता है और काल्पनिक भी होता है, जबकि अवतल लेंस में बना प्रतिबिंब केवल जो है काल्पनिक होता है। और उत्तल लेंस में उल्टा और सीधा दोनों प्रतिबिंब बनता है, जबकि अवतल लेंस में केवल सीधा प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। तो निष्क्रिय गैस तो क्या होता है कि निष्क्रिय गैस के बाह्यतम कक्षा में हीलियम को छोड़ दिया जाए तो बाकी सबके बाह्यतम कक्षा में जो 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो उसी वो ना तो किसी के साथ इलेक्ट्रॉन का साझा नहीं करता है, तो इसलिए वो किसी के साथ रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता है, तो इसलिए उसको निष्क्रिय गैस कहा जाता है। तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो फिलामेंट टंगस्टन मिश्र धातु का बना होता है। ये टंगस्टन मिश्र धातु ऑक्सीजन के साथ संपर्क में आने पर ये ऑक्सीकृत होकर के क्षणभंगुर हो जाता है, जिससे आसानी से टूट जाता है। इसीलिए बल्ब में से हवा निकालकर उसमें निष्क्रिय गैस भर दी जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस में 1/v - 1/u = 1/f सूत्र को सत्यापित करें। यानी लेंस के सूत्र को सत्यापित करने के लिए कहा गया है। तो लेंस के सूत्र को सत्यापित करने के लिए हम लोग इसमें लेंस में चलते हैं। तो यहाँ पर हम एक जो है उत्तल लेंस बनाए हैं। तो उत्तल लेंस में हम यहाँ पर दर्शाए हैं कि ये जो है उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र है L। तो L प्रकाशीय केंद्र है उत्तल लेंस का। तो हम यहाँ पर जैसे ले लिए, माना L प्रकाशीय केंद्र का एक उत्तल लेंस है। वस्तु AO, ये वस्तु रखे हैं AO, वस्तु AO से आती हुई मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के बाद Ni वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ये वस्तु है और इस वस्तु से प्रकाश किरण जो है ये आती है, समांतर आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है और यहाँ पर अपवर्तन के बाद Ni प्रतिबिंब बनाती है। तो अब जो है इसके साथ में आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर जो है ये त्रिभुज जो है बनता है AOL और उसी के समरूप त्रिभुज बनता है NIL। तो समरूपता के आधार पर हम लोग करते हैं इसमें कि त्रिभुज AOL समरूप है त्रिभुज NIL
एल के। तो जब त्रिभुज समरूप होता है तो इसका जो है समान भुजा जो है अनुपातिक होता है। तो ए ओ बट्टे एन आई बराबर ओ एल बट्टे आई एल, इसको समीकरण 1 से सूचित करते हैं। फिर जो है इसमें आता है कि दूसरा त्रिभुज बनता है यहाँ पर दूसरी तरह का बी एल एफ समरूप है त्रिभुज एन आई एफ के। तो यहाँ पर बी एल एफ और त्रिभुज जो समरूप है एन आई एफ के, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग लेते हैं कि बी एल बटे एन आई बराबर एल एफ बटे आई एफ, इसको समीकरण 2 से सूचित कर दिया जाता है। अब यहाँ समीकरण 2 हो गया। अब इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 से लेते हैं। तो ओ एल बराबर आई एल होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम इसमें पहले ही बता चुके हैं कि इस जो वस्तु ए ओ से आती हुई प्रकाश किरण, वस्तु ए ओ से आती हुई प्रकाश किरण जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर होती है। तो यहाँ पर ए और ओ और यहाँ पर बी और एल, जब ये दोनों रेखा समांतर है तो ये बी एल और ए ओ की जो दूरी होगी वो बराबर होगी। तो इसलिए ए बी समांतर है ओ एल के, तो इसीलिए ए ओ बराबर बी एल है। तो इसी वजह से ओ एल बराबर एल एफ हो गया। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि यहाँ पे आई एफ लिया गया है तो किसी भी दूरी को लेंस में प्रकाशीय केंद्र से नापा जाता है, तो आई एफ को नहीं नाप सकते हैं। इसलिए आई एफ की दूरी को नापने के लिए एल आई में एल एफ को माइनस कर देंगे तो आई एफ हो जाएगा। तो इसी चीज़ का यहाँ पर उपयोग किया गया है कि आई एफ के जगह एल आई माइनस एल एफ कर दिया गया है। उसके बाद चिन्ह निर्देशांक चिन्ह परिपाठी के अनुसार अब ओ एल, इसमें इस फिगर में जो है ओ एल जो है वस्तु की दूरी है और आई एल जो है प्रतिबिंब की दूरी है, एल एफ जो है फोकस दूरी है। तो अब जो यहाँ पर ओ एल वस्तु की दूरी जो कि बाएं ओर है तो इसीलिए इसको माइनस में, और बटे प्रतिबिंब की दूरी है ना, आई एल प्रतिबिंब की दूरी है भी लिए। उसके बाद बराबर जो है आई एफ है एल एफ को फोकस दूरी लिए, और उसके बाद एल आई प्रतिबिंब की दूरी भी, क्योंकि ये जो है आपतित किरण की दिशा की ओर है इसीलिए प्लस में हो जाएगा, और माइनस ये माइनस, उसके बाद जो है एल एफ फोकस दूरी, इसको फोकस दूरी ले लिए। अब इसमें तिरछा गुना कर दिए। अब ये दोनों प्लस है इसीलिए इसको पहले इसको जो है तिरछा गुना कर देते हैं तो जो हो जाएगा वी एफ हो जाएगा बराबर, उसके बाद माइनस यू गुना माइनस भी तो माइनस यू भी, उसके बाद माइनस यू गुना माइनस एफ तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस यू एफ हो गया। अब क्या करते हैं कि इस माइनस यू भी को बराबर के इस साइड बाएं साइड लेके आ जाते हैं और वी एफ को दाएं साइड ले जाते हैं। तो यू एफ तो ऑलरेडी पहले से जो है वो प्लस में है इसीलिए यू भी बराबर यू एफ माइनस यू वी एफ। अब दोनों और यू वी एफ से भाग देने पर हमें प्राप्त होता है 1/v इक्वल टू 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये प्रूव हो जाता है दर्पण का सूत्र। तो इसके साथ आज का ये वीडियो जो है समाप्त होता है। फिर आगे हम चलते हैं केमिस्ट्री की ओर। तो दोस्तों वीडियो लंबा ना हो इसीलिए केमिस्ट्री को अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद फिर बायोलॉजी को कवर करेंगे, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। इसलिए तो इसके अगले सीरीज के लिए अगले वीडियो की ओर आप चल सकते हैं। एक बात बताना भूल गए दोस्तों, अगर वीडियो के क्वालिटी में किसी तरह की दिक्कत हो, लिखने में अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से भेज देंगे तो मैं फिर से इसको अपलोड कर दूंगा। लेकिन आप इन सारे जितने भी क्वेश्चंस इसमें किए जाते हैं इस सीरीज में किए जाएंगे, प्रीवियस ईयर 5 से 7 आप अगर बना लेते हैं तो ये गारंटी के साथ है कि आपका सारा क्वेश्चन जो है वो इसी से होता है। सिर्फ जो ऑब्जेक्टिव जो है
वो कुछ अलग होता है कुछ कुछ, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्टिव जो है आजकल तो 80 ऑब्जेक्टिव दिया जाता है। आपको अगर उस तरह से ऑब्जेक्टिव करा दिया जाए, आप आसानी से 40 ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं। तो इसी के साथ जो है, धन्यवाद।